कक्षा 12 इतिहास के प्यारे बच्चों, आइए आलूबरनी के पश्चात यानी जो आपका 5वां पाठ है, यात्रियों के विवरण ना, यात्रियों के नजरिए। पाठ में हम लोग आलूबरनी को पढ़ चुके हैं और लिख चुके हैं। अब हम लोग इब्न बतूता, जो कि दूसरा यात्री था और मोरक्को से आया हुआ था ना, को पढ़ लिया जाए। आइए पहले जाना जाए कि इब्न बतूता था कौन। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इब्न बतूता का परिचय दीजिए, तो आपको क्या अपने पेपर में लिखना होगा। आइए शुरुआत किया जाए। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। आप ये कर चुके होंगे। आइए शुरुआत किया जाए अपनी कॉपी पे। तो पहले आप इब्न बतूता हेडिंग डालिए, लिखिए कि इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जिसका जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित व शिक्षित परिवार में हुआ था। इनका परिवार इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञ विशेषज्ञ के लिए प्रसिद्ध था। विशेषज्ञ का तात्पर्य यह है कि विशेष ज्ञाता ना। इब्न बतूता 1332-33 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया। कब किया? 1332-33 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया। वह 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए सिंध पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सिंध पहुंचा। फिर वहां से मुल्तान व कच्छ होते हुए दिल्ली पहुंचा। वह 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए सिंध पहुंचा। फिर वहां से मुल्तान व कच्छ होते हुए दिल्ली पहुंचा। वह मोहम्मद बिन तुगलक की ख्याति से आकर्षित होकर वह उनके दरबार में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक की ख्याति से आकर्षित होकर वह उनके दरबार में पहुंचा, जहां सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। सुल्तान ने 1342 ईस्वी में दूत के रूप में मंगोल शासक के साम्राज्य में, यहाँ के रूप में नहीं, आप यहाँ साम्राज्य लिखिएगा, साम्राज्य में चीन भेज दिया। इब्न बतूता की चीनी वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो से की जाती है। यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में दूत के रूप में मंगोल शासक के साम्राज्य में चीन भेज दिया। इब्न बतूता की चीनी वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो से की जाती है। अब दूसरी हेडिंग डालना है आपको, इब्न बतूता की विदेश यात्राएं या इब्न बतूता की काजी के रूप में यात्राएं। क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है कि इब्न बतूता ने भारत में दिल्ली सल्तनत के काजी पद पर रहते हुए अनेक देशों की यात्राएं की, जिनमें कुछ निम्नलिखित है। यानी कुछ निम्नलिखित बातें थी जो उसने काजी के रूप में रहते हुए किया था। क्या किया उसने?
सर्वप्रथम वह मध्य भारत के रास्ते मालाबार होते हुए मालदीव पहुंचा, जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। यानी काजी के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक मालदीव पहुंचा और 18 महीने तक रहा। आगे मालदीव भ्रमण के बाद श्रीलंका गया और फिर वहां से मालाबार होते हुए मालदीव पाया, वहां से मालदीव पाया। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि उसने चीन जाने से पूर्व असम व बंगाल की भी यात्रा की थी। उसने सुमात्रा के रास्ते चीन, बंदरगाह जयातुन, वर्तमान में कवांचू के साथ साथ बेजिंग तक यात्रा की, परंतु चीन में लंबे समय तक नहीं रहा। 1347 ईस्वी में उसने वापस लौटने का निश्चय किया। क्या किया उसने? वापस लौटने का निश्चय किया कि वह भारत लौटे चले। आइए अब देखा जाए चीन यानी उसकी यात्रा के पश्चात इब्न बतूता द्वारा भारत चित्रण, यानी उसने भारत के बारे में क्या लिखा। इब्न बतूता ने तत्कालीन भारतीय समाज और आर्थिक स्थिति के विषय में अनेक विवरण दिए, जिनका निम्नलिखित रूपों में अध्ययन किया जा सकता है ना। यानी इब्न बतूता ने भारत में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और दास प्रथा का उसने वर्णन किया। आइए तत्कालीन व्यवस्था में देखा जाए कि क्या कुछ था। इब्न बतूता ने अन्य भारतीयों के समान सल्तनत काल की समाज में प्रचलित प्रथाओं का विवरण दिया है, जिनमें दास प्रथा, सती प्रथा जैसी प्रथाएं उल्लेखनीय हैं। उसने सल्तनत कालीन शहरीकरण, व्यापारिक परिस्थितियों का भी वर्णन किया है। दास प्रथा में आपको लिखना है, सल्तनत काल के बाजारों में वस्तुओं की भांति ही दासों को भी बिक्री होती थी। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती थी। इन्हें उन उपहार स्वरूप भी दिया जाता था। स्वयं इब्न बतूता ने सुल्तान को उपहार देने के लिए घोड़े, हाथी और दास खरीदे थे। घोड़े घोड़े हाथी और दास खरीदे थे। उसने उस समय महिला दासियों का भी प्रचलन था, जो संगीत और गायन में निपुण होती थी। संगीत और गायन में निपुण होती थी। आगे लिखना है आपको, उन्हें राजा की सेवा में नियुक्त किया जाता था तथा अमीरों पर निगरानी रखने का कार्य भी इन्हीं दासियों का होता था तथा दासों का उपयोग पालकी या डोली ढोने का कार्य करते थे। शहरी जीवन में आपको लिखना है कि इब्न बतूता ने भारतीय नगरों को घनी जनसंख्या वाला तथा समृद्ध नगर कहा है। इब्न बतूता ने भारतीय नगरों को घनी जनसंख्या वाला तथा समृद्ध नगर कहा है। कभी कभी युद्ध अभियानों में ये नगर नष्ट हो जाते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को बड़ा और विशाल आबादी वाला शहर बताया है। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर के चारों ओर एक प्राचीर बनी है जो अतुलनीय है। इस दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है। इस प्राचीर के अंदर रात्रि के पहरेदारों के लिए कक्ष बने हैं। इन प्राचीरों से सैनिक एक छोर से दूसरे छोर तक घूमते रहते थे। प्राचीर के अंदर प्रकाश आने के लिए खिड़कियां लगी होती थी।
इसके बाद आपको व्यापारिक जीवन लिखना है। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय माल की मांग मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में होती थी। भारतीय कपड़े भारतीय कपड़े, सूती वस्त्र, महीन मलमल, मलमल, रेशम और साटन की अत्यधिक मांग थी। बाजार आर्थिक विनिमय का स्थान होने के साथ साथ सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी था। अधिकांश बाजारों अधिकांश बाजारों में मंदिर व मस्जिद होती थी। अधिकांश बाजारों में मंदिर व मस्जिद होती थी। आइए आगे देखा जाए कि अब्दुल रज्जाक ये इब्न बतूता ने किसका वर्णन किया है, तो डाक व्यवस्था का। इसका डाक व्यवस्था का इसने वर्णन किया है। और क्या लिखा है आइए देखा जाए, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अभी तक यदि आपने लाइक ना किया है, पहले आप लाइक करके आइए, फिर आप डाक व्यवस्था आपकी लिखाई जाएगी। क्योंकि आप लिख तो लेते हैं लेकिन ना तो शेयर करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। आइए डाक व्यवस्था में देखा जाए, व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य द्वारा लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। क्या किए गए थे? विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता ने तत्कालीन डाक व्यवस्था की प्रशंसा की है। उसने वर्णन किया है कि डाक प्रणाली इतनी सटीक व कुशल होती थी कि सिंध से दिल्ली यात्रा में 50 दिन लगते थे, जबकि गुप्तचरों को सूचना भेजने में केवल 5 ही दिन लगते थे। संदेश वाहक जब शहर से यात्रा प्रारंभ करता था तो एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में तांबे की घंटियां लगी छड़ होती थी। क्या होती थी? छड़ होती थी। दूसरे हाथ में तांबे की घंटियां लगी छड़ होती थी। संदेशवाहक अपनी क्षमता के अनुसार तीव्र गति से भागता था। घंटियों की आवाज सुनकर मंडप में बैठे लोग डाकिये तक पत्र लेने जाते थे। पत्र के अपने गंतव्य तक पहुंचने तक यह प्रक्रिया चलती थी। डाक व्यवस्था 2 प्रकार की होती थी। पहली आश्रडाल व्यवस्था, दूसरा दूसरा डाक व्यवस्था। अच्छा यहाँ नहीं लिखा गया है, आप इतना छोड़ दीजिएगा, आपको जब क्लास में दिया जाएगा तो आप लिख लीजिएगा। कहा जाता था दूसरा पैदल डाक व्यवस्था, जिसे दावा कहा जाता था ना। ये आपको इतना लिखना है। आगे आपके अब्दुल रज्जाक हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में लिखेंगे, क्योंकि वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए आप ओवन महसूस करने लगते हैं, इसलिए छोटे से वीडियो आपके लिए बनाए जाते हैं। इतना आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना चाहिए। आगे अब्दुल रज्जाक हैं। अब्दुल रज्जाक का बहुत है नहीं, थोड़ा सा है। अब्दुल रज्जाक के बाद फिर आपके वर्नियर हैं, और वर्नियर के पश्चात ही आपकी टाइमलाइन, बाकी आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग अब्दुल रज्जाक और वर्नियर दोनों को पढ़ लेंगे। अभी आपका यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती।